नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश डिटरमिनर्स पार्ट थर्ड। इस पार्ट थर्ड में हम न्यूमेरल्स के जो शेष बचे हुए डिटरमिनर्स हैं उन कंप्लीट न्यूमेरल्स डिटरमिनर्स को आज के इस तीसरे पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो डिटरमिनर्स का दूसरा पार्ट था उसमें हमने मुख्य दो न्यूमेरल्स जो डिटरमिनर्स हैं जिनमें हमने सम और एनी का जो प्रयोग है वो अच्छी तरह से वहाँ पर कंप्लीट किया था। और उस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरल्स प्रकार की जो डिटरमिनर्स है इसमें बहुत सारे डिटरमिनर्स आते हैं। तो आज के इस तीसरे पार्ट में हम न्यूमेरल्स के जो प्रमुख यानी संख्या बताने वाले जो प्रमुख डिटरमिनर्स हैं उन सबको आज के इस तीसरे पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज के इस तीसरे पार्ट में हम जो पढ़ेंगे वो है न्यूमेरल्स यानी संख्या बताने वाले डिटरमिनर्स। तो दो के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, सम और एनी। तीसरे न्यूमेरल्स डिटरमिनर्स की बात करें तो तीसरे में फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये तीन अलग अलग डिटरमिनर्स हैं, लेकिन एक ही तरह के होने की वजह से मैंने इसको तीसरे नंबर पर रखा है, क्योंकि फ्यू का जो प्रयोग है वो अलग संदर्भ में होता है, ए फ्यू का अलग होता है और द फ्यू का अलग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यू का प्रयोग हमें कहाँ करना है, कहाँ पर फ्यू का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह नकारात्मक है। इसका अर्थ होता है नोट एनी। हिंदी में बात करें इसके अर्थ की तो हिंदी में अर्थ होता है न के बराबर, किंतु यह नील का अर्थ नहीं रखता है। तो इसको समझने का प्रयास करें कि जब संख्या न के बराबर हो, नील की बात यहाँ पर नहीं होती है, नील का मतलब है कुछ भी नहीं, लेकिन फ्यू का प्रयोग ऐसे स्थिति में हमें नहीं करना है जहाँ पर नील हो यानी कुछ भी नहीं हो। हमें उसी परिस्थिति में फ्यू का प्रयोग करना है जहाँ पर संख्या न के बराबर हो। तो हमें इस अर्थ पे गौर करना है कि जहाँ पर न के बराबर अर्थ यदि हमें व्यक्त करना हो तो हमें फ्यू का प्रयोग करना होता है। दूसरे शब्दों में हम समझे कि अर्थात यदि वाक्य में न के बराबर का सेंस हो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पूर्व फ्यू का यूज करें। दूसरी चीज़ हमें जो यहाँ पर समझने की जो है वो यही है कि फ्यू का जो प्रयोग है वो प्लूरल यानी बहुवचन, काउंटेबल यानी गिनने योग्य, नाउन यानी संज्ञा। तो बहुवचन गिनने योग्य संज्ञा से पहले ही हमें फ्यू का प्रयोग करना है और वाक्य का जो सेंस है वो क्या होना चाहिए, न के बराबर। एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि एग्जाम्पल है कि ऑल प्रेज सेक्रीफाइस, सभी बलिदान की प्रशंसा करते हैं, बट फ्यू पीपल आर रेडी फॉर इट, बल्कि न के बराबर लोग इसके लिए तैयार रहते हैं। तो कोई भी आदमी यदि अपना बलिदान देता है देश के लिए या फिर किसी कार्य के लिए तो हर कोई उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन बलिदान के लिए तैयार रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो संख्या है वो न के बराबर होती है। होती तो है, नील की बात हमें यहाँ नहीं करनी है, इसीलिए यहाँ पर फ्यू का प्रयोग किया गया है। फ्यू पीपल यानी न के बराबर लोग इसके लिए तैयार रहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी, यानी न के बराबर लोग हैं जो पूर्ण रूप से खुश हैं। फुली हैप्पी का मतलब पूर्ण रूप से खुश। तो वर्तमान में ऐसे बहुत यानी न के बराबर लोग हैं जो पूर्ण रूप से प्रसन्न हैं। फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, न के बराबर आदमी हैं जो किसी भी बीमारी से मुक्त हैं, यानी हर किसी व्यक्ति के कोई ना कोई बीमारी है। न के बराबर व्यक्ति हैं, आदमी हैं जिनके कोई बीमारी नहीं है। तो तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्यू का प्रयोग हमें ऐसी परिस्थिति में करना है जहाँ पर नील भी नहीं हो और जहाँ पर संख्या भी इतनी हो जो न के बराबर हो, तो उस स्थिति में हमें फ्यू का प्रयोग करना है। इसी क्रम में हमारा दूसरा डिटरमिनस है ए फ्यू। यह सकारात्मक है, यानी फ्यू में हमने पढ़ा था कि यह नकारात्मक है, तो उसी तरह से जो ए फ्यू है वो थोड़ा सकारात्मक है। इसका अर्थ है ए स्मॉल नंबर, अर्थात कुछ, यानी जैसे ही न के बराबर से संख्या थोड़ी बढ़ती है तो उसे हम कुछ कहते हैं, और जहाँ पर कुछ का हमें अर्थ कन्वे करना हो, सेंस कन्वे करना हो, वहाँ पर हमें ए फ्यू का प्रयोग करना है। अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें थोड़े से का अर्थ हो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पूर्व
ए फ्यू का यूज़ करें। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रयोग है वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन से पूर्व ही करना है, और इसका अर्थ होता है कुछ, यानी इसका अर्थ होता है कुछ, फ्यू से थोड़ा सा अधिक। एग्जाम्पल से हम इसको समझने का प्रयास करें तो एग्जाम्पल है कि ही आस्क्ड मी ए फ्यू क्वेश्चंस, उसने मेरे से कुछ प्रश्न पूछे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सेंस है वो है कुछ, थोड़े प्रश्न पूछे। ही डाइड ओनली ए फ्यू मंथ्स अगो, वह कुछ ही महीने पहले मरा है, उसकी जो मृत्यु है वो कुछ ही महीने पहले हुई है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ए फ्यू का प्रयोग किया गया है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ए फ्यू का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तीसरा एग्जाम्पल है कि ए फ्यू स्टूडेंट्स सिक्योर मोर देन 90% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्पल, यानी कुछ ही छात्र होते हैं जो बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक मार्क्स प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आप तीनों ही एग्जाम्पल से बात क्लियर हो गई होगी कि जहाँ पर कुछ का सेंस हो वहाँ पर हमें ए फ्यू का प्रयोग करना है। तीसरा जो डिटर्मिनर्स है वो है द फ्यू। इसका अर्थ है नॉट मैनी बट ऑल दैट आर देयर। हिंदी में इसको समझने का प्रयास करें तो बहुत अधिक तो नहीं किंतु वहाँ उपलब्ध सारा का सारा। तो द फ्यू का प्रयोग होता है यदि हम किसी वस्तु के बारे में, यहाँ पर यह भी काउंटेबल के लिए यूज होता है, इसीलिए इसको हम न्यूमेरल्स के अंतर्गत पढ़ते हैं कि जिस संख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितनी भी वो संख्या है, यदि उस सारी की सारी संख्या के बारे में हम बात करें तो वहाँ पर हमें द फ्यू का प्रयोग करना है। तो तीनों को हमें समझना है, फ्यू का प्रयोग न के बराबर, ए फ्यू का प्रयोग कुछ, और द फ्यू का प्रयोग अधिक नहीं लेकिन जो है वो सारा का सारा। इसका प्रयोग भी काउंटेबल प्लूरल नाउन से पूर्व होता है। तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि जो कुछ भी है वो सारा का सारा, इसका मतलब क्या है। तो पहला एग्जाम्पल है कि सी हैज़ गॉन थ्रू द फ्यू बुक्स सी हैज़, कि सी हैज़ गॉन यानी वह जो गुजर चुकी है। तो इसका मतलब होता है किताबों से तो हम गुजर नहीं सकते, तो इंग्लिश में कई कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके शाब्दिक अर्थों पर नहीं जाकर हमें भाव पर जाना है। तो सी हैज़ गॉन थ्रू यानी उसने पढ़ ली हैं या वह पढ़ चुकी है द फ्यू बुक्स, सारे की सारी बुक्स सी है जो उसके पास हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुक से पहले हमें द फ्यू का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि वह जो लड़की है उसके पास जितनी भी बुक्स हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जितनी भी बुक्स हैं उन सारे बुक्स को वह रीड कर चुकी है, पढ़ चुकी है। इसीलिए यहाँ पर द फ्यू का प्रयोग किया है कि सी हैज़ गॉन थ्रू द फ्यू बुक्स सी हैज़, यानी जितनी भी किताबें उसके पास उपलब्ध है उन सारी पुस्तकों को वह पढ़ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में हमें द फ्यू का प्रयोग करना है जहाँ पर सारा का सारा जो बताया जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि द फ्यू क्लोथ्स ही हैड ऑल ब्रंट इन फायर, यानी द फ्यू क्लोथ्स यानी जितने भी कपड़े ही हैड उसके पास थे, ऑल ब्रंट इन फायर वो सारे के सारे आग में जल गए। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अधिक तो नहीं, कपड़े अधिक संख्या में तो नहीं है, लेकिन जितने भी उसके पास थे वो सारे के सारे आग में जल चुके हैं। तो यही हमें अर्थ कन्वे करना है, यानी जितना है वो सारा का सारा। तो हमें द फ्यू का प्रयोग वहाँ पर करना है। तीसरा एग्जाम्पल है कि द फ्यू बुक्स सी हैड वर टेकन बाय द थीफ। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि द फ्यू बुक्स यानी जितनी भी किताबें सी हैड उसके पास थी, वर टेकन बाय द थीफ वो चोर के द्वारा चुरा ली गई है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जितनी भी बुक्स हैं वो सारी की सारी वर टेकन ले जाई जा चुकी हैं या चुरा ली गई हैं बाय द थीफ चोर के द्वारा। तो तीनों ही एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि द फ्यू का प्रयोग हमें ऐसी स्थिति में करना है जहाँ हमें सारा का सारा बताया जाए। तो परीक्षा में आप इससे समझ सकते हैं कि परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा उस तरह से आ सकता है कि सी हैज़ गॉन थ्रू, फिर यहाँ पर ब्लैंक्स आएगा, बुक्स सी हैज़। तो इस सी हैज़ से आपको यहाँ पर आपको अंदाज़ा लगाना है कि सी हैज़ जितनी थी, तो जितना का सारा वहाँ पर बताया जाए वहाँ हमें द फ्यू का प्रयोग करना है।
यहाँ भी आप देख सकते हैं ही हैड और यहाँ भी देख सकते हैं सी हैड। तो इससे आप द फ्यू का प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं। तो तीनों के तीनों मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। इसके बाद हम चौथा जो न्यूमेरल्स डिटर्मिनर्स है वो है ऑल। इसका अर्थ होता है सभी या सारे। ऑल का प्रयोग जब प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है तो ऑल के बाद द का प्रयोग हमें करना होता है, और पजेसिव नाउन या प्रोनाउन के साथ ऑल हमेशा उससे पहले लगता है और यहाँ द का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर दो बातें लिखी गई है कि एक लिखा गया है कि यदि नाउन से पूर्व हमें इसका प्रयोग करना है, और नाउन भी कैसी, प्लूरल, तो हमें ऑल के बाद एक जो हमने डिटर्मिनस पढ़ा है, जिसे हम आर्टिकल भी कहते हैं, द का प्रयोग हमें करना है। और दूसरे जो पैराग्राफ है उसमें कहा गया है कि यदि पजेसिव नाउन या प्रोनाउन है और वहाँ पर हमें ऑल का प्रयोग करना है तो उसका प्रयोग हमें पजेसिव नाउन या प्रोनाउन से पहले करना है और वहाँ पर हमें द का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर ऑल के बारे में हमें दो बात याद रखनी है कि कहीं कहीं पर हमें ऑल के बाद द लगाना है और कहीं पर हमें द का प्रयोग नहीं करना है। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कहाँ पर हमें द लगाना है और कहाँ द नहीं लगाना है। तो पहले दो एग्जाम्पल द वाले हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी, यानी सभी छात्र खुश थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लूरल यहाँ पर नाउन है, तो इसीलिए हमें ऑल के बाद यहाँ पर द का प्रयोग करना है कि ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ऑल द गर्ल्स वर प्रेजेंट, सारी की सारी छात्राएं उपस्थित थी। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि गर्ल्स से पहले यहाँ पर द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट जो लास्ट के दो एग्जाम्पल हैं वहाँ आप देख सकते हैं कि ऑल के बाद द का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर जो आगे जो माई फ्रेंड्स आ रहा है वो है पजेसिव केस, और पजेसिव केस के पहले हमें द का प्रयोग नहीं करना है जब उससे पहले ऑल का प्रयोग किया गया हो। तो ऑल माई फ्रेंड्स वेंट टू पार्टी, मेरे सारे मित्र पार्टी में गए। ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी जो है वो पजेसिव है और यहाँ पर माई फ्रेंड्स भी पजेसिव है। तो ऐसी स्थिति में हमें उनसे पहले द का प्रयोग नहीं करना है। अर्थ की बात करें तो सभी जगह जो ऑल का अर्थ है वो सेम है। ऑल का मतलब होता है सभी या सारा का सारा। आगे हम ऑल का एक प्रयोग और करते हैं कि सर्वनाम के साथ भी ऑल का प्रयोग हमें करना है कि ऑल ऑफ यू आर मैड, कि ऑल ऑफ यू, तो ये एक सर्वनाम है, तो उसके पहले भी हमें ऑल का प्रयोग करना है, तो वहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि बहुवचन से पहले हमें द का प्रयोग करना है, तो उसी तरह से यदि हमें सर्वनाम यानी प्रोनाउन से पहले ऑल का प्रयोग करना है तो हमें उसके बाद में ऑफ का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑल ऑफ यू यानी तुम सब, ऑल ऑफ अस हम सब, और ऑल ऑफ देम वे सब। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अर्थ की बात करें तो अर्थ यहाँ भी वही होगा, ऑल यानी सब, कि ऑल ऑफ यू आर मैड, तुम सब पागल हो। ऑल ऑफ अस हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, हम सब ने हमारा काम कंप्लीट कर लिया है। सी कन्वेड ऑल ऑफ देम हर लव, उसने अपना प्रेम सभी के लिए कन्वे किया। तो यहाँ पर ऑल का अर्थ तो वही है, लेकिन जो प्रयोग करने की जो सिचुएशन है वो आपको ध्यान रखनी है, अलग अलग है। एक जगह आपको ऑल के बाद द का प्रयोग करना है, एक जगह ऑल के बाद आपको ऑफ का प्रयोग करना है, और एक जगह ऑल के बाद आपको किसी भी प्रीपोजिशन या डिटर्मिनर्स का प्रयोग नहीं करना है। पांचवें न्यूमेरल्स डिटर्मिनर्स की बात करें तो पांचवा डिटर्मिनर्स है बोथ, जिसका अर्थ होता है ईच ऑफ टू यानी दोनों, BOTH बोथ यानी दोनों। पहला जो प्रयोग है वो है बोथ प्लस द प्लस नाउन। जैसे हमने ऑल का प्रयोग पढ़ा था कि ऑल, उसके बाद में द और उसके बाद में संज्ञा। यहाँ भी वही सिचुएशन है कि एक सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर अर्थ होता है दोनों, और वहाँ पर उसके बाद में हमें द का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखते हैं कि बोथ द स्टूडेंट्स आर इक्वली कल्चर्ड, कि दोनों जो छात्र हैं वो बराबर सभ्य हैं।
बोथ द बुक्स आर गुड, दोनों किताबें अच्छी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स और पर्टिकुलर बुक्स की बात की जा रही है। तो जिस तरह से यदि संख्या में ज़्यादा है, कि मान लीजिए संख्या है 3 से अधिक और सबकी हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें ऑल का प्रयोग करना है, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द बुक्स, ऑल द गर्ल्स। लेकिन यदि संख्या 2 है और यदि हम दोनों ही संख्या को बताना चाहते हैं, तो बोथ की बजाय आप इससे समझने का प्रयास करें ईच ऑफ टू, यानी दोनों ही और प्रत्येक। तो दो जिन वस्तुओं, व्यक्तियों या बातों की हम बात कर रहे हैं, यदि हम दोनों को ही बताना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें बोथ का प्रयोग करना है। और जब हम पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हैं जो हमारे सामने है, या हम विशेष संज्ञा की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें उस संज्ञा से पहले दा का प्रयोग भी करना है। बोथ द गर्ल्स आर प्रेजेंट, दोनों ही छात्राएँ उपस्थित हैं। तो यदि हम अंग्रेजी की बात करें तो इनका जो प्रयोग है वो सिंगल नहीं होता है, ये किसी संदर्भ में या फिर कहानी में, निबंध में इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर समझने के लिए हम एक एक सेंटेंस यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस है वो अलग से नहीं आएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि पीछे इन स्टूडेंट्स की पहले चर्चा की गई होगी कि आई हैव 2 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, कि मेरी क्लास में 2 छात्र हैं। दे कम फ्रॉम ए विलेज, वे एक गांव से आते हैं। फिर हम बात करेंगे कि बोथ द स्टूडेंट्स आर इक्वली कल्चर्ड, कि दोनों के दोनों जो छात्र हैं वो समान रूप से सभ्य हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले इनका कहीं ना कहीं जिक्र किया गया होगा, उसके बाद में हम बोथ द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पैराग्राफ आपके लिए दे नहीं सकते, तो डायरेक्ट आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि पर्टिकुलर यदि किन्हीं दो व्यक्तियों की, वस्तुओं की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें बोथ का प्रयोग करना है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वहाँ भी आपको समझना है। जैसे हम ऑल ऑफ का प्रयोग वहाँ पर किए थे, उसी तरह से यदि दो ही वस्तुएं हैं, 3 से अधिक नहीं है, तो हमें बोथ ऑफ और पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग वहाँ पर करना है। जैसे सी थैंक्ड बोथ ऑफ अस, उन्होंने हम दोनों का धन्यवाद किया। तो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन होने के कारण बोथ के बाद हमें ऑफ का प्रयोग भी यहाँ पर करना है। ही इन्वाइटेड बोथ ऑफ अस, उसने हम दोनों को इनवाइट किया। तो अर्थ की बात करें तो अर्थ तो वही है, दोनों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से 2 से अधिक के लिए हमें ऑल का प्रयोग करना है, उसी तरह से यदि संख्या 2 है और दोनों के बारे में ही हमें बताना है, तो वहाँ पर हम बोथ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिटरमिनर्स है मैनी, जिसका अर्थ होता है कई या फिर अधिक संख्या में। तो यहाँ पर यदि बहुत सारी संख्या हमें बताना है तो वहाँ पर हमें मैनी का प्रयोग करना है। और मैनी का प्रयोग भी काउंटेबल नाउन से पूर्व हम करते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। इसके अर्थ की बात करें तो अर्थ होता है ए लार्ज नंबर ऑफ, यानी एक बड़ी संख्या। एक ही श्रेणी, कैटेगरी की अधिक संख्या के लिए मैनी का यूज करें। और जो जिस अधिक संख्या की बात कर रहे हैं वो एक ही कैटेगरी या एक ही क्लास की होनी चाहिए। कहने का मतलब है जिन वस्तुओं की हम बात कर रहे हैं, जिन वस्तुओं से पहले हमें मैनी का प्रयोग करना है, वो सारे की सारी एक ही श्रेणी की वस्तुएं होनी चाहिए, तभी हमें मैनी का प्रयोग करना है। यहाँ पर साथ में एक नोट भी दिया गया है कि सकारात्मक वाक्यों में मैनी का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ मैनी का प्रयोग हमें नहीं करना है। यदि हम वाक्य सकारात्मक हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं ये मैनी के बारे में। बहुत सारे जो हमारे दूसरे जो कंपटीशन होते हैं उसमें ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस बात में आपको सावधानी बरतनी है कि यदि हमारा वाक्य सकारात्मक है, क्योंकि टेंस में हम पढ़ चुके हैं कि वाक्य जो हैं वो होते हैं सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नात्मक और प्रश्नात्मक, नकारात्मक। तो उस संदर्भ में हम बात करें कि यदि हमारा वाक्य सकारात्मक है तो हम मैनी का जो प्रयोग है वो केवल किसके साथ कर सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ वहाँ पर हम मैनी का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास कीजिए कि मैनी पीपल केम टू सी द टेम्पल, यानी बहुत सारे लोग मंदिर को देखने के लिए आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ जो पीपल है वो सब्जेक्ट है और ये जो वाक्य है वो सकारात्मक है, इसलिए यहाँ पर जो मैनी का प्रयोग है वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें कि आई हैव मैनी बुक्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाक्य सकारात्मक है,
और जो बुक्स है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ पर मैनी का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे जो वाक्य हैं वो शुद्ध नहीं है, यानी यहाँ पर मैनी का जो प्रयोग है वो आपको गलत माना जाएगा। तो ऐसे वाक्यों में आपको सावधानी बरतनी है कि सकारात्मक वाक्यों में ऑब्जेक्ट से पहले हम मैनी का प्रयोग नहीं कर सकते, केवल ऑब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले हम मैनी का प्रयोग कर सकते हैं। किंतु यदि सकारात्मक वाक्य में मैनी से पहले सो का प्रयोग करें तो ऑब्जेक्ट से पूर्व भी मैनी सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैनी से पहले हमने किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन एक तरीका है कि हम सकारात्मक वाक्यों में ऑब्जेक्ट से पहले भी मैनी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें किसका प्रयोग करना होगा, सो का। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई हैव सो मैनी बुक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक्स जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले हमने मैनी का प्रयोग किया, लेकिन इससे पहले हमने किसका यूज किया है, सो। आई हैव ए लॉट ऑफ बुक्स, तो यहाँ पर मैनी का अर्थ कन्वे करने के लिए हमारे पास दूसरा डिटर्मिनस भी है, ए लॉट ऑफ। अब इन सब को हम एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला आप देख सकते हैं कि ही हैज़ेंट मैनी कार्स, तो यहाँ पर जो वाक्य है वो हमारा नकारात्मक है, इसलिए ऑब्जेक्ट से पहले हमारा जो मैनी है वो सही है। यहाँ पर हमें सो आदि का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वाक्य सकारात्मक हो तभी ऑब्जेक्ट से पहले हम मैनी का प्रयोग नहीं कर सकते। ये वाक्य हमारा नकारात्मक है, इसलिए ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ जो मैनी है वो बिल्कुल सही है। दूसरा एग्जाम्पल है कि हैव यू मैनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे बहुत सारे मित्र हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट से पहले मैनी है, तो यहाँ भी ये जो वाक्य वो सही है, क्योंकि ये जो वाक्य वो कैसा है, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य है, इसलिए यहाँ भी ऑब्जेक्ट से पहले मैनी का प्रयोग सही है। तीसरा एग्जाम्पल है आई हैव मैनी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैनी का प्रयोग गलत है, क्योंकि ये वाक्य हमारा सकारात्मक है और सकारात्मक वाक्यों में ऑब्जेक्ट से पहले मैनी का प्रयोग गलत माना जाता है। आप देख सकते हैं वाक्य नकारात्मक है तो ऑब्जेक्ट से पहले मैनी करेक्ट, वाक्य प्रश्नात्मक है तो ऑब्जेक्ट से पहले मैनी करेक्ट, और वाक्य यदि सकारात्मक है तो ऑब्जेक्ट से पहले मैनी आपका इनकरेक्ट माना जाएगा। लेकिन यदि हमारा वाक्य सकारात्मक है तो मैनी का प्रयोग हम किसके साथ कर सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। प्रश्नात्मक वाक्यों में हाउ के साथ हमें मैनी का प्रयोग करना होता है। जैसे हाउ मैनी, इसका अर्थ होता है कितना या कितने, संख्या बतानी है और बहुवचन में ये काम आते हैं तो इसका अर्थ होगा कितने। तो हाउ मैनी मैन आर हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, कितने आदमी हैं जो इस संसार में खुशी हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैनी से पहले हाउ का प्रयोग किया गया है। हाउ मैनी पीपल केम टू यू, कितने लोग तुम्हारे पास आए। नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनेशन नो, इसका अर्थ होता है कुछ भी नहीं या कोई भी नहीं। तो कुछ भी नहीं या कोई भी नहीं के अर्थ में हमें नो का यूज करना होता है कि सी वांट्स नो बुक नाउ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें सिंगुलर का प्रयोग वहाँ पर करना है कि सी वांट्स नो बुक नाउ, उसे अब किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं है। आई हैव नो बाइक राइट नाउ, मेरे पास कोई बाइक नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब कुछ भी नहीं का अर्थ करना हो तो वहाँ पर हमें नो डिटर्मिनस का प्रयोग वहाँ पर करना है। नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनस है न्यूमेरल्स में अनदर और अदर, जिसका अर्थ होता है दूसरा या दूसरे। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व अनदर का यूज करें। तो यदि हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो वहाँ पर हमें अनदर का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल है कि सी हैज़ टू फेस अनदर कॉम्पिटिटर, यानी सी हैज़ टू फेस, उसे सामना करना है अनदर कॉम्पिटिटर, दूसरे प्रतियोगी से। तो यहाँ पर हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो सिंगुलर है, इसीलिए इससे पहले हमें अनदर का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज़ परचेज्ड अनदर बुक, वह दूसरी किताब खरीद चुकी है या उसने दूसरी किताब खरीद ली है। तो यहाँ पर जो बुक है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हमें अनदर का प्रयोग यहाँ पर करना है। इसी के आगे हम बात करें तो यदि हमारा नाउन प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ हमें अदर का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल है सी हैज़ विजिटेड अदर प्लेसेज, वह दूसरे स्थानों पर विजिट कर चुकी है, घूम चुकी है।
यात्रा कर चुकी है। आई हैव रीड अदर बुक्स, मैं दूसरी किताबें भी पढ़ चुका हूँ या मैंने दूसरी किताबें भी पढ़ ली हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्लेसेस बहुवचन है, बुक्स भी यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर दोनों से पहले ही अदर डिटर्मिनर्स का प्रयोग किया गया है। तो कॉमन सी बात आपको जो ध्यान रखनी है, अदर और अनोदर में अर्थ दोनों का एक होता है, दूसरा या दूसरे, लेकिन इसका जो प्रयोग है अनोदर का एक वचन से पहले और अदर का बहुवचन से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। न्यूमेरल्स के अंतर्गत आने वाले जो अन्य जो डिटर्मिनर्स हैं जो संख्या को बताते हैं वो है जैसे ए नंबर ऑफ। इन सभी का जो अर्थ है वो सेम होगा, इसीलिए मैंने 9वें नंबर पर इन सबको रखा है। ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ। तो सारे के सारे का जो अर्थ वो होता है अधिक। तो इनका प्रयोग भी बहुवचन से पहले हमें करना है और इनका जो अर्थ है वो होगा सेम अधिक। अधिक या बहुत सारे अर्थ को बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनका मतलब जो ऊपर बताए गए इन सब का प्रयोग अधिक अर्थ को बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि आई हैव ए लॉट ऑफ बुक्स, कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। तो यहाँ लॉट ऑफ का अर्थ होगा बहुत सारी। सी हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे मित्र हैं। तो यहाँ लार्ज नंबर का अर्थ हो जाएगा बहुत सारे। राकेश हैज़ ए लॉट ऑफ बाइक्स, राकेश के पास बहुत सारी बाइक्स हैं। तो यहाँ अर्थ हो जाएगा बहुत सारी। तो आप देख सकते हैं कि इन सब का प्रयोग हमें बहुवचन से पहले करना है और तभी करना है जब अर्थ हो बहुत सारे या बहुत सारा। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम जो न्यूमेरल्स के जो प्रमुख जो डिटर्मिनर्स हैं उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे हम डिटर्मिनर्स की बात करें तो इनकी जो मात्रा है वो सीमित नहीं है, बहुत सारे डिटर्मिनर्स हैं, जैसे एनएफ हैं, बहुत सारे हैं। जो हम बात करें उनकी लिस्ट भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में वहाँ पर आपको बताई थी। तो यहाँ पर हम केवल प्रमुख डिटर्मिनर्स की ही यहाँ पर चर्चा करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि सभी को हम यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर हमारा जो डिटर्मिनर्स का जो पार्ट है वो कम से कम उसके 8-9 पार्ट्स हमें यहाँ पर बनाने होंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि 4 यानी इसके नेक्स्ट पार्ट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके 5 पार्ट में इसको हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। पूरा प्रयास तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसी में हम डिटर्मिनर्स को ख़त्म करेंगे, ताकि हमारे जो बाकी बचे हुए जो इंग्लिश के जो पार्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको भी हम समय पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के वीडियो का जो मैटर है, आज के वीडियो का जो कंटेंट है वो आपको कैसे लगा। वीडियो को लास्ट तक आपने देखा है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।